हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों आज की फिल्म है एवरीडे। दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसा किरदार है जो हमें दिखाई तो नहीं देता पर उसकी मौजूदगी हमें महसूस होती है और एक खूबसूरत एहसास करवाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सुबह हम जस्टिन नाम के लड़के को सोया हुआ देखते हैं। उसके हाथ में फ़ोन है। फ़ोन में रात के 12 बजे हैं और एक री नाम की लड़की के कई मैसेजेस उसे आ रहे हैं। री और कोई नहीं, जस्टिन की गर्लफ्रेंड है। पर जस्टिन गहरी नींद में जा चुका है। सुबह उसकी नींद खुलती है। वो अपने घर को अजीब ढंग से देख रहा था, जैसे उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई हो। वो अपने हाथों को एक अजीब ढंग से देखता है। वो फ़ोन का कैमरा ऑन कर अपनी शक्ल भी देखता है और अपने फ़ोन में 2 अलार्म सेट करता है, 11 PM और दूसरा 11:50 PM का। शायद ये उसके लिए कोई रिमाइंडर था। सुबह हम री को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और साथ ही वो बार बार फ़ोन को देखती क्योंकि उसके किसी भी मैसेज का जस्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जस्टिन थोड़ा लापरवाह है पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। री की एक सिस्टर भी है जो उसे स्कूल छोड़ती थी। दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ जस्टिन स्कूल आता है और उस जगह को ध्यान से देखता है जैसे वो इस जगह पहली बार आया हो। यहाँ री अपने फ्रेंड रेबेका के साथ कैंटीन में बैठी थी। तभी उसकी नज़र जस्टिन पर पड़ती है जो कि काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा था। री उसके पास गई। उसने पूछा कल उसने उसे कई मैसेजेस किए पर एक का भी रिप्लाई नहीं। पर इस बात पर री उससे खुद माफ़ी मांगती है कि उसे इतने मैसेजेस नहीं भेजने चाहिए थे। यहाँ पता चलता है कि जस्टिन को इस रिलेशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। री कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है जस्टिन से। पर आज जस्टिन का बर्ताव बिल्कुल अलग है। वो री से माफ़ी मांगता है कि वो उसे रिप्लाई नहीं कर पाया। री को यकीन नहीं होता क्योंकि जस्टिन की बातों में एक मिठास थी और एक अपनापन भी जो आज से पहले री ने कभी नहीं महसूस किया था। जस्टिन उसके चेहरे पे आ रहे बालों को ठीक करता है। जस्टिन कहता है आज वो क्लास में नहीं बैठना चाहता तो क्यों न दोनों कहीं घूमने चले। ये सुन री काफ़ी खुश होती है और दोनों स्कूल से भाग जाते हैं। जस्टिन कार ड्राइव कर रहा था। रेडियो पर कोई स्पोर्ट की कमेंट्री चल रही थी। री उसे एंजॉय नहीं कर रही थी, बस उसे एंजॉय करने का नाटक कर रही थी। शायद वो जस्टिन से डरती है या इस रिलेशन की ज़्यादा ही केयर करती है। पर जस्टिन उसे कोई सॉन्ग प्ले करने को कहता है। री अपना पसंदीदा सॉन्ग प्ले करती है जो कि जस्टिन को सॉन्ग पसंद नहीं, पर वो री का आज पूरा साथ दे रहा था। वहाँ से दोनों एक्वेरियम पार्क जाते हैं और काफ़ी वक्त बीच पर एक साथ बिताते हैं। री आज से पहले इतना खुश कभी नहीं थी। आज पहली बार जस्टिन ने उसके साथ इतना वक्त बिताया था। जस्टिन उसकी काफ़ी तारीफ़ भी करता है कि उसकी स्माइल काफ़ी अच्छी है जो कि आज से पहले उसने कभी नहीं की। तभी री के डैड का मैसेज आता है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और वो अब तक घर नहीं आई। री जस्टिन से अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करती है जो आज से पहले उसने किसी को नहीं बताई क्योंकि आज वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो बताती है काफ़ी वक्त पहले उसके पिता की नौकरी चली गई और वो दिमागी रूप से टूट गए। इस वजह से उनका घर जाते जाते बचा है। उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठा रखी है। उसके पिता बस घर पे बैठे अलग अलग चेहरों की पेंटिंग्स बनाते रहते थे। उसके माता पिता के बीच एक दूरी सी आ गई है। री के भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता से उन पेंटिंग को बनाने की वजह पूछे। जस्टिन को लगता है उसके पिता को इन सब चीज़ों से उभरने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। री उसकी तरफ देख एक स्माइल करती है क्योंकि ये जस्टिन काफ़ी अलग था और आज का दिन वो कभी नहीं भूल पाएगी। जस्टिन उसे उसके घर छोड़ता है। री जाने लगती है पर जस्टिन काफ़ी उदास था। वो कहता है कि हर दिन आज जैसा नहीं होगा। री कहती है कि जैसे कल आज नहीं हो सकता उसी तरह आज कल नहीं हो सकता। हर दिन आज के दिन से अलग ही होता है। पर जस्टिन के चेहरे पर एक उदासी है, एक डर है और री को खुशी थी कि आज जस्टिन ने एक भी सिगरेट नहीं पी जो कि वो कई सिगरेट्स दिन में पी जाता था। री अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हम एमी नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने फ़ोन में 2 अलार्म सेट करती है, 11 PM और दूसरा 11:50 PM का, बिल्कुल वैसे ही जैसे जस्टिन ने किया था। शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थी। दूसरे दिन री स्कूल आ रही थी। जस्टिन खड़े होकर स्मोक कर रहा था। वो री की तरफ देखता भी नहीं और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी री के पास एक लड़की आती है। उसका नाम एमी है। ये वही लड़की थी जिसे हमने आज सुबह देखा था। वो कहती है कि वो यहाँ नहीं है, क्या वो आज का दिन री के साथ बिता सकती है। री भी मान जाती है।
री उसे लैब ले जाती है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है, अलेक्जेंडर और रेबेका। री जस्टिन को जाता हुआ देखती है तो उसे आवाज़ देकर बुलाती है। जस्टिन काफ़ी कंफ्यूज था। वो कहता है क्या कल उन दोनों ने शराब पी थी, पर री मना करती है। जस्टिन बताता है उसे कल की कोई बात याद नहीं। जस्टिन कहता है उसकी क्लास मिस हो गई और आज उसे जॉब पर 10 बजे की शिफ्ट मिली है। यहाँ एमी जस्टिन को सुनाना शुरू कर देती है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक खूबसूरत दिन बिताया और उसे इन सब चीज़ों की पड़ी है। दोनों के बीच बहस हो जाती है, पर री एमी को वहीं रोक देती है क्योंकि अभी उसे मिले उन्हें कितना वक्त हुआ ही था। जस्टिन वहाँ से चला जाता है और सैटरडे नाइट को उसे स्टीव की पार्टी में मिलने को कहता है। एमी री से माफ़ी मांगती है। वो री के चेहरे पे आए बालों को ठीक करती है। ये बात री को काफ़ी अजीब लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। री जस्टिन को लेकर काफ़ी परेशान थी। उसकी बहन जोलिन को भी जस्टिन पसंद नहीं। उसे भी लगता है कि जस्टिन री के लायक नहीं है, इसलिए वो कहती है कि वो जस्टिन से ब्रेकअप कर ले, पर री अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरे दिन सुबह हम एक लड़के को देखते हैं। वो काफ़ी चिंता में दिखता है। उसका नाम नैथन है। वो मैरीलैंड का लोकेशन सर्च करता है जो कि उसकी जगह से 37 मिनट की दूरी पर था। मैरीलैंड वही जगह है जहां री रहा करती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में 2 अलार्म सेट करता है, 11 PM और दूसरा 11:50 PM का, बिल्कुल वैसे जैसे कि जस्टिन और एमी के साथ हुआ था। रात जस्टिन और री स्टीव की पार्टी में आते हैं, पर वहां जाकर जस्टिन अपने दोस्तों के साथ मिल जाता है और यहाँ री अकेली हो जाती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। री वही सॉन्ग प्ले करती है जो उसने कार में प्ले किया था, जिसे सुन जस्टिन झूमने लगा था, पर आज उस पर इसका कोई असर नहीं। ये देख वो काफ़ी उदास हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो उस गाने को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ये देख री के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये नैथन है जिसे हमने सुबह देखा था। री भी जाकर उसके साथ डांस करने लगी। हालांकि वो उसे नहीं जानती, फिर भी उसे एक कनेक्शन सा फील हो रहा था। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है। नैथन खुद को स्टीव का कज़िन बताता है। नैथन बताता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं गे हूँ और तुम्हारी GF सेफ है। ये सुन जस्टिन वहाँ से चला जाता है। शायद अब उसे चिंता नहीं। नैथन कहता है कि यहाँ काफ़ी शोर है, हम किसी शांत जगह चलते हैं। री उसके साथ चली जाती है। दोनों घर के बाहर बैठे थे। नैथन उससे सवाल करता है कि वो जस्टिन के साथ क्यों है। री बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जस्टिन उसके टाइप का है और वो टॉल, स्लिम और हैंडसम भी है। उसकी बातें सुन नैथन हंस देता है कि उसकी टाइप टॉल और हैंडसम है। री भी उसकी बातें सुन हंसने लगती है। नैथन री के चेहरे पर आए बालों को ठीक करता है और री की काफ़ी तारीफ़ करता है। उसके बाद नैथन का 11 बजे का अलार्म बजने लगता है। वो कहता है उसे घर जाना होगा, पर री उसका फ़ोन छीन लेती है क्योंकि उसे नैथन के साथ थोड़ा और वक्त बिताना था। री कहती है मुझे अपना नंबर दो ताकि हम कांटेक्ट में रह सकें, पर नैथन घबरा जाता है और बताता है कि कल वो ये नंबर चेंज कर रहा है तो नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जस्टिन को पता चलता है कि स्टीव का नैथन नाम का कोई कज़िन नहीं है और वो उसे पकड़ने आते हैं, पर नैथन वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाता है। जस्टिन उसके कांच पर पत्थर फेंक मारता है, पर री कुछ समझ नहीं पाती कि कौन था वो और उसे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा था उसके साथ। सुबह हम देखते हैं जस्टिन और उसके दोस्त एक न्यूज़ देख रहे हैं। कल रात नैथन की गाड़ी हाईवे पर खड़ी मिली और उसकी गाड़ी की कांच भी टूटी हुई थी। नैथन ने बताया कि उसे किसी डेविल ने पोजेस कर लिया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। उन सबको पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जो कल पार्टी में आया था। यहाँ री अपने फ्रेंड को एक मैसेज दिखाती है जो सुबह ही उसे एक अनजान नंबर से आया था। किसी ने उसे अकेले में मिलने बुलाया है और वहाँ वो सारी बात एक्सप्लेन करेगा। रेबेका कहती है उसे जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। री वहाँ जाती है। वो एक लाइब्रेरी थी। तभी सामने की चेयर पर एक लड़की आकर बैठ गई, पर री उसे नहीं जानती, ना ही कभी उससे मिली। वो बताती है कि नैथन ने उसे भेजा है। उसका नाम मेगन था। वो बताती है कि आज मैं मेगन हूँ, पर कल मैं नैथन थी और उसके पहले एमी और जस्टिन भी रह चुकी है। वो बताती है कि वो एक सोल है, यानी कि एक आत्मा जो हर दिन एक नए शरीर के साथ उठता है और हर बार सेम एज के शरीर में, और पहले वाले इंसान से ज़्यादा दूर नहीं और ना ही दोबारा एक ही इंसान में जाता है। पर इस चीज़ पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो पूरे एक दिन उस शरीर में रहता है और दूसरे दिन एक नया शरीर,
और आज से पहले इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। री को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगती है। मेगन उसे बताती है कि उसके पिता के मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में पता है। ये बात सुन री शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसने सिर्फ जस्टिन से उस दिन कहा था। उसे लगता है ये जस्टिन ने इसे बताया है और वो भी इन सब में इन्वॉल्व है। री वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन वो जस्टिन से पूछती है कि उसने उसके पिता वाली बात किसे बताई, पर जस्टिन को कुछ याद भी नहीं कि कौन सी बात। ना तो वो किसी मेगन नाम की लड़की को जानता है। तभी री के फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है जो कि अनजान नंबर से था। उसमें लिखा था जो कुछ भी उसने उसे कल बताया वो सब सच था। वो मिलने को कहता है और वो वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। ना उसके पास कोई कार है। री उसे खुद जाकर मिलने का फ़ैसला करती है। री ट्रैवल कर उस जगह पहुँच जाती है। वहाँ वो बैठा था। वो जेम्स के शरीर में था। वो बताता है उसका कोई नाम नहीं, इसलिए उसने अपना नाम ए रखा है। री को अभी भी यकीन नहीं। वो उससे सवाल करती है जब वो जस्टिन के साथ थी तो उसने क्या पहना था। वो सारे जवाब देता है और सब सही। सारे सवालों का सही जवाब मिलने पर अब उसे उस पर यकीन होने लगा था। ए बताता है वो जब भी किसी के शरीर में उठता है तो वो सारा दिन बस उसके लिए और उसकी नज़र से जीता है। वो अपने लिए नहीं जीता और ना ही कोई मार्क और ट्रेस छोड़ता है उन लोगों के लिए। वो जब शरीर में होता है तो उसकी मेमोरी और कॉन्शियसनेस ही होती है और वो उनके मेमोरीज़ को भी एक्सेस कर पाता है। उसकी बातें सुन री को उसके लिए काफ़ी दुख होता है कि कई सालों से वो इसी तरह जी रहा है। काफ़ी अकेला महसूस होने लगता है उसे। पर ए बताता है उसे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। वो हर दिन एक नए तरह से जीता है। उसने एक कलर को सैकड़ों आँखों से देखा है जो कि बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। ए उसे अपने नाम की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाता है जिसमें कई लोगों की फ़ोटोज़ थी, क्योंकि जब भी वो किसी के शरीर में होता उसकी तस्वीर निकाल अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर देता, एक याद के तौर पे। पर री को अभी भी यकीन नहीं, पर वो उस खामोशी और प्रेजेंस को महसूस कर पा रही थी जैसा कि उसने पहले भी किया है। वो वहाँ से चली जाती है पर उसे नहीं पता कि वो दोबारा ए से मिलेगी या नहीं। अब उसमें ए के लिए फीलिंग्स आ गई थी और वो उसके बारे में सोचने लगी। री दूसरे दिन नैथन से मिलने जाती है जो स्टीव की पार्टी में उससे मिला था। री को लगा ये शायद कोई मजाक हो, पर नैथन बताता है वो री को पहली बार देख रहा है। री बताती है वो बस उस दिन की घटना पर एक रिपोर्ट लिखना चाहती है। नैथन बताता है उस दिन उसे किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। अब री को पूरी तरह से यकीन हो चला था। दूसरे दिन वो स्कूल में होती है। उसकी नज़र बस ए को ही तलाश कर रही थी। उसे स्कूल में विक नाम की लड़की दिखाई देती है। विक एक ट्रांसजेंडर है। री भी उससे अब इतनी बार मिल चुकी थी कि उसे उसकी प्रेजेंस पता चल जाती। बस एक ही नज़र री को उस तरह से देख सकती थी। पर उस दिन नैथन के साथ जो भी हुआ, री उससे काफ़ी नाराज़ है। पर ए बताता है उस रात री ने ही उसे रोक लिया था और घर पहुंचने से पहले 11:59 पे उसने शरीर छोड़ दिया। इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं। पर री को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ए उससे बार बार क्यों मिल रहा है। वो बताता है कि जिस दिन वो उससे पहली बार मिला था उससे पहले आज तक उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया और वो उस एहसास को जाने देना नहीं चाहता। ए उसे कहता है उसे बस एक चांस चाहिए। वो उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। री भी उसकी बात मान जाती है क्योंकि ए उसके लिए काफ़ी स्पेशल था। री और जस्टिन के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिस वजह से अब वो ए के करीब जाने लगी। दूसरे दिन वो लाइब्रेरी में जॉर्ज से मिलती है। आज ए उसके बॉडी में है। वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है। अब री को भी फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के रूप में भी आए, या लड़की या कोई लड़का। उसकी मौजूदगी उसे एक अलग ही एहसास करवाती थी और जब वो उसके साथ होती तो खुद को काफ़ी खुश महसूस करती। ए बताता है उसका जन्म फीनिक्स शहर में हुआ था, पर एक सोल के रूप में। वो कभी इंसान था ही नहीं। वो बचपन से ही बॉडी स्विच कर रहा है और कुछ दिनों बाद वो फ्लाई करके डेट्रॉइट आ गया। कुछ दिनों मिशिगन में रहा। उसका कंट्रोल खुद पे नहीं। उस दिन बात कर री वहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी खुश थी। दूसरे दिन हम देखते हैं ए उठता है और वो आज री के शरीर में था। उसे खुशी होती है, पर साथ वो डर भी रहा था कि आज के दिन में अगर उससे कोई गलती हो गई तो री उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। पर उसे खुद पे भरोसा था
और वो हर बार की तरह 2 अलार्म सेट करता है। पर आज री के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और गाड़ी में अपनी बहन की बातों पे काफ़ी हंस रही थी, क्योंकि 2 बहनों के बीच जो बातें होती हैं वो उसे हंसने पर मजबूर कर देती है। स्कूल में उसे जस्टिन मिलता है, पर री उसे काफ़ी कुछ सुना के वहाँ से चली जाती है कि आज वो उससे नहीं मिल सकती। घर पर वो अपने पिता के रूम में जाती है। वहाँ पहली बार उसके पिता से बात होती है और उसे अपने पिता की बातें भी समझ आई कि वो किस दौर से गुजर रहे थे। वहाँ उसके पिता उसके फेस की एक पेंटिंग बनाते हैं। शाम हो गई। आज ए को री बनकर जीना काफ़ी अच्छा लगा। रात सोने से पहले वो री के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उसने बताया कि ये उसकी चॉइस नहीं थी कि वो उसके बॉडी में स्विच करे, क्योंकि उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं, और अगर आज के दिन उससे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दें। पहली बार वो किसी ऐसे के शरीर में स्विच हुआ था जिसकी वो काफ़ी केयर करता है, इसलिए वो काफ़ी डर भी रहा था। दूसरे दिन री जाकर जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है। आज के बाद दोबारा वो कभी नहीं मिलेंगे। आज वीकेंड के लिए री और जेवियर शहर से बाहर जा रहे थे, री के अंकल के कॉटेज, जो कि खाली पड़ा हुआ है। आज ए जेवियर के शरीर में है, वो 2 दिनों तक वहाँ रहेंगे। अब वो ए को पसंद करने लगी थी, शायद उसकी प्रेजेंस को। वहाँ वो दिन अपना साथ बिताते हैं। शाम होते ही वो री को छोड़ निकल जाता है, क्योंकि रात 12 बजे से पहले उसे जेवियर के घर पहुँचना था, ताकि दूसरे दिन वो दूसरे शरीर में आ सके। दूसरे दिन जोरों की बारिश हो रही थी और री उसके इंतज़ार में चक्कर काट रही थी, क्योंकि ए की कोई खबर नहीं। आखिर दिन बीत गया पर ए नहीं आया। दूसरे दिन री अपनी माँ को कॉल कर बुलाती है, क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कार नहीं थी, जिससे उसकी माँ काफ़ी गुस्से में थी कि वो अपना सारा काम छोड़ उसे लेने आई है। पर री के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि ए क्यों नहीं आया। री को कुछ समझ नहीं आता। दूसरे दिन ए माइकल के शरीर में उठता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर वाले फ़्लाइट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो री से कभी नहीं मिल पाएगा। वो किसी तरह भागकर वहाँ से निकल जाता है और री को कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है। री आई, पर वो काफ़ी नाराज़ थी कि वो उस दिन नहीं आया। ए माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो उस दिन जिस लड़के के शरीर में था, उस दिन उसका लंग ट्रांसप्लांट था। री को भी समझ आ जाता है कि इसमें ए की कोई गलती नहीं। अब री को ए की आदत हो गई थी और वो उसके बिना नहीं रह सकती। वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो इसका हल जल्द ही निकाल लेंगे। दूसरे दिन वो एक कैल्सिया नाम की लड़की के शरीर में उठता है। उसके हाथों पर ब्लेड के निशान थे। उस लड़की की डायरी पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये काफ़ी डिप्रेस है और सुसाइड करना चाहती है। वो री को वहाँ बुलाता है। उस लड़की के पिता वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक ए उसके शरीर से जा चुका होगा। पर री कहती है उसके पिता के आने तक उसे कैल्सिया के शरीर में ही रहना होगा, और कुछ ऐसा ही होता है। उसके पिता दूसरे दिन आ जाते हैं और कैल्सिया की जान बच जाती है। और यहाँ एक और बात पता चलती है कि ए खुद को किसी के शरीर में होल्ड करके रख सकता है। दूसरे दिन हम अलेक्जेंडर को रूम में देखते हैं। अलेक्जेंडर री का क्लासमेट है। आज ए उसके शरीर में था। वो देखता है उसकी दीवारों पर काफ़ी अच्छे नोट्स लगे हुए हैं जो खुद अलेक्जेंडर ने लिखे थे। आज से पहले वो ऐसे किसी के शरीर में नहीं था जो ऐसे विचार रखता है। ए के और उसके विचार काफ़ी मेल खाते थे। दूसरे दिन वो री से स्कूल में मिलता है। वो अलेक्जेंडर के बारे में सारी बात बताता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। री अलेक्जेंडर को काफ़ी वक्त से जानती है, पर वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो स्कूल में काफ़ी शाय है और ज़्यादा बात नहीं करता। वो अपना पूरा दिन अलेक्जेंडर के साथ बिताती है, यानी कि ए के साथ। री उससे कहती है क्या वो अलेक्जेंडर के शरीर में एक और दिन रुक सकता है, पर ए उससे प्रॉमिस नहीं करता। दूसरे दिन वो अलेक्जेंडर के शरीर में ही था। रात वो री को लेकर अपने घर जाता है। देखता है उसका परिवार उसके इंतज़ार में बैठा है, क्योंकि आज अलेक्जेंडर का बर्थडे था। ये जान ए को काफ़ी दुख होता है और वो इसके लिए अपनी माँ से माफ़ी भी मांगता है। अलेक्जेंडर का परिवार काफ़ी अच्छा था। ए उसकी हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। शायद अलेक्जेंडर से अच्छा लाइफ पार्टनर री को नहीं मिल सकता। दूसरे दिन वो री को कॉल कर अपने घर बुलाता है, क्योंकि आज उसके घर पर सभी बाहर गए थे। पर यहाँ ए ने री के लिए कुछ और ही प्लान बना रखा है। वो बताता है कि वो अब अलेक्जेंडर के शरीर में और नहीं रह सकता। वो ये सब अब ख़त्म करना चाहता है, पर री नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर जाए।
ए बताता है कि अलेक्जेंडर उसके लिए परफेक्ट है, पर री को ए का साथ पसंद है, न कि किसी और का। ए इमोशनल हो जाता है कि हर दिन वो एक नए चेहरे के साथ उठता है, एक नई आवाज़ के साथ जो कि उसकी खुद की नहीं है, और वो इस तरह से कितने दिनों तक री के साथ रह सकता है। इसके आगे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ए बताता है कि अगर वो दोनों साथ रहे तो आने वाले 10 सालों बाद उनकी ज़िंदगी कैसी होगी वो सोच भी नहीं सकते। कितनी अकेली हो जाएगी वो हर दिन एक अलग शख्स बनकर आएगा, और उनका बच्चा किसका होगा उसे खुद नहीं पता। और वो जिस शख्स के रूप में आएगा उसकी शादी हुई होगी, पति होगा, पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो ये सब कैसे कर पाएगा, और वो अकेले उस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकती। इस कहानी का यही अंत है और उसे ये एक्सेप्ट करना होगा। उसकी बातें सुन री काफ़ी दुखी हो जाती है। शायद वो समझ गई थी कि ए ठीक कह रहा है, पर अभी भी 12 बजने में 3 घंटे बाकी थे, और ये 3 घंटे वो ए के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि कल की सुबह वो ए को नहीं देख पाएगी। वो उससे काफ़ी दूर जा रहा है। वो रात काफ़ी अलग थी री के लिए, काफ़ी यादें थी जो री कभी नहीं भूल पाएगी। 12 बज जाते हैं और ए उसके शरीर से स्विच हो जाता है। उसके बाद री वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन ए एक रिच लड़की के घर में उठता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। शायद वो कहीं दूर जा रहा है, री से बहुत दूर। दूसरे दिन री स्कूल आती है, पर अब भी वो ए को मिस कर रही है। वहाँ उसे अलेक्जेंडर दिखता है, दोनों का लॉकर पास में था। री उसे देख स्माइल करती है। शायद काफ़ी वक्त से अलेक्जेंडर भी री को पसंद करता था, पर उसने कभी कहा नहीं, और वो री के स्माइल की तारीफ़ करता है जैसा कि ए ने किया था, और दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। दूसरे दिन हमें ए के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि ए न्यूयॉर्क में है, और ये कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, निर्देशक ने इस कहानी को काफ़ी बेहतरीन तरह से प्रेजेंट किया है। इस मूवी में काफ़ी कैरेक्टर हैं, पर सब में हमें एक ही प्रेजेंस महसूस होती है, चाहे वो एमी हो या नैथन हो या अलेक्जेंडर हो। और ये फिल्म एक अच्छा मैसेज दे जाती है कि लव को हम किसी के बॉडी या अपीयरेंस से नहीं डिफ़ाइन कर सकते, पर उस चीज़ से जो कि उसके भीतर है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।